हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो जो है पेपर वन की स्ट्रैटेजी की वन ऑफ द वीडियोस है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें कैसे करना होता है। देखो भाई, पहले काफी टाइम पहले यूजीसी नेट के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे। एक क्वेश्चन होता था और उसमें चार ऑप्शंस बेस्ड होते थे, जिसमें से सही आंसर को मार्क करना होता था। लेकिन अब चीजें इतनी सरल नहीं रह गई हैं। बढ़ती कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हर साल अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूजीसी नेट वालों को इस एग्जाम को थोड़ा ट्रिकी करना पड़ रहा है। और उसकी वजह से कई प्रकार के कठिन जो है फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से आंसर केवल एक नहीं होता, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही भी हो सकते हैं। ऐसे में ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं करने में और बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या होगा। ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा गलत करके आते हैं परिणाम स्वरूप। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये इनफैक्ट बहुत सरल होते हैं। अगर एक आप सही टेक्निक का यूज करें इनको करने में, तो उल्टा ये जो मल्टीपल चॉइस यानी कि ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, वो उल्टा आपको मदद करते हैं एक तरीके से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, है ना। तो ये फिर भी डेफिनेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इस तरीके को मैंने नाम दिया है एलिमिनेशन मेथड। और आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे इन सवालों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और जितना आपको कठिन सवाल लगता है, जितना ज्यादा आपको डराता है या कंफ्यूज करता है, उतना ही ये सरल होता है करने में अगर आप ये मेथड यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये पार्ट है हमारे फ्री कोर्स का। जी हाँ, तो हमारी यहाँ पर वेबसाइट पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। जैसे ये यूजीसी नेट की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी का जो कोर्स है, अगर हम इसके ऑल लेक्चर्स की बात करें तो जो भी पेपर वन को अच्छा बनाने और ज्यादा स्कोर करने में मददगार जो भी बातें हैं, जैसे मैथ्स को कैसे अच्छा करें, मैथ्स को करना चाहिए या छोड़ के आए, वो सारी के सारे लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ ऐड होते रहते हैं। तो जरूर से ये जो ऐप है कुमार एजुकेशन नेट से डेट ऐप, इसको डाउनलोड कर लें। ये लेक्चर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और वहाँ ऐप में कोर्स के माध्यम से भी ये लेक्चर वहाँ पे एडेड रहेगा। ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो फ्री आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मॉक टेस्ट मिलते हैं लगाने के लिए, ताकि आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस हो जाए। और ये इतनी वंडरफुल सेवा है कि जिसको यूज करके काफी बच्चों ने नेट जेआरएफ फ्री में ही क्लियर कर लिया। तो आपको भी ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो चलिए गाइस, हम कुछ यहाँ पे डेमो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मैं इनको करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो दिखते कैसे हैं, मतलब क्या जब मैं बोल रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो कुछ इस प्रकार के ये क्वेश्चंस दिखते हैं। इनका फॉर्मेट क्या होता है कि जनरली आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसे आपको पढ़ना होता है और आपको कई सारे ए बी सी डी ई एफ जी भी आ सकता है, काफी सारे आपको चीजें दी होती हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें कोई एक आंसर नहीं है, इनके कई कुछ भी हो सकते हैं। चाहे हो सकता है दो आंसर निकल आए, चाहे हो सकता है एक ही आंसर निकले, चाहे हो सकता है तीन इसमें सही पॉइंट्स हो जाएं। और यहाँ आपको 1 2 3 4 में से सही ऑप्शन को पिक करना है कि आखिर इसमें से कितने ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, कितने पॉइंट जो है वो सही हैं। तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है। जैसे एक ऑप्शन होता है तो हमको लगता है हाँ चार में से एक ही ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे क्या है कि ढेर सारे ऑप्शन है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो हम इसे कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसकी थोड़ी बात करते हैं। देखो भाई, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ए से लेके ई तक, कोई भी क्वेश्चन हो उसके कई सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। देखो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इन सभी में अच्छे होंगे। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तीन प्रकार के पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, है ना। देखो, सभी आपको आते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इनमें पॉइंट्स होंगे जो आपको पता होगा कि डेफिनेटली सही है, मतलब जिसपे आप श्योर होगे। एक टाइप के ये ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो डेफिनेटली गलत है, मतलब आप श्योर होगे कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है इसके अंदर। और तीसरे प्रकार के यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो। तो तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे,
गलत आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे, गलत आंसर्स को रिमूव करते चले जाएंगे। कैसे करते हैं थोड़ा आइए समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर बनाता है। अब जैसे पहला पॉइंट लिखा है मैनी असाइड वाइल स्पीकिंग। कुछ लोग जब बोलते बोलते असाइड हो जाते हैं तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब हो सकता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो इंग्लिश का फॉर्म समझ ना आए, फिर आप हिंदी पे जाओ और हिंदी पे भी लिखा हो बोलते समय अप्रगट टिप्पणियां, आप कुछ क्लियर नहीं हो पाओ कि यार, मतलब श्योर नहीं हो पाओ कि यार ये सही है गलत है पता नहीं। तो ऐसे पॉइंट के आगे आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि ये थोड़ा हमारा अननोन में चला गया। अगला बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रूटफुल डिस्कशंस। फ्रूटफुल डिस्कशन मतलब कि जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनमें कुछ नतीजा निकल के आ रहा है, कुछ बात निकल के आ रही है, कुछ फायदा निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दे रहा हूं। आपका अपना अलग हो सकता है सोचने का तरीका, हो सकता है आप यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। कुल मिला के हमको शुरुआत में क्या करना है, एक एक पॉइंट को पढ़ते जाना है, और वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है तो आप टिक लगा देंगे, आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है तो आप क्रॉस कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि यार आप श्योर नहीं है तो यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। अगला यूज ऑफ रेलेवेंट ट्रांजिशंस। अब हिंदी में देखें, ट्रांजिशन नहीं समझ में आ रहा भाई क्या मतलब है ट्रांजिशन का, हिंदी में देखो प्रासंगिक संक्रमणों का प्रयोग। अगेन मान लो, मतलब मैंने कहा ना कि वैसे तो ये सही होना चाहिए, बट मैंने कहा ना आप राइट का टिक तभी लगाओगे जब आपको डेफिनेटली लग रहा है कि ये सही होगा। तो यहां पे चलो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। सही कॉन्टेक्स्ट को का पता लगाना। अब सही कॉन्टेक्स्ट का पता लगाना, चलो ये भी ठीक होगा, सही संदर्भ को पता लगाना, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो रहा, चलो इस पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आखिरी प्रेशराइजिंग द स्टूडेंट्स विद ऑथोरिटेरियन कमांड। कि स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनको प्रेशराइज करना, उन पे प्रेशर डालना, और अथॉरिटी और कमांड के द्वारा उनको कमांड करना, उन पे दबाव बनाना। हिंदी में भी लिखा है, आप एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश करके देख सकते हो कि हाँ, तो आपको ये पता चल गया तुरंत कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, इससे क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप है एलिमिनेशन मेथड का, कि आपको इन तीनों साइंस में इन सबको बांटना होता है। कौन सा आपको डेफिनेटली पता है सही होगा, कौन सा आपको डेफिनेटली लग रहा है गलत होगा, और कौन आपको श्योर नहीं है अभी। अब ये जो हमने यहाँ पे काम कर लिया, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे नीचे जो ये चार ऑप्शंस दिए हुए। कैसे करेंगे देखो भाई, देखो आपको पता है बी तो होना ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप देखो मैंने इसीलिए बोला कि डेफिनेटली जो सही लग रहा है आप उस पर ही टिक लगाओगे, तो बी तो होना ही होना चाहिए कि फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे। तो जहां पे भी बी नहीं है इन पॉइंट्स में, आप उनको क्या करोगे, काट दोगे। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि बी तो होना ही होना चाहिए ना। और अब आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है इन दोनों में जहां ई नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या करना है, सबसे पहले आपको वो ऑप्शंस नीचे पिक करने हैं जिनमें करेक्ट जो आपने करा वो होना ही होना चाहिए, और क्रॉस जिसे आपने करा वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी कभी इतना ही करने से आपका यहां पे बड़े आराम से जो है आंसर निकल आता है। लेकिन फिलहाल ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इन दोनों में ही ई नहीं है, हमें भी पता है ई गलत है, और दोनों में ही ई नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो तो दोनों में सी भी है। देखो भाई बी का तो हमको पता था दोनों में होगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा जानने को मिल गया इन दोनों ऑप्शंस को देख करके कि दोनों में सी भी है, तो मतलब सी सही होगा। तो इसका मतलब कि सी जो है यूज ऑफ रेलेवेंट ट्रांजिशंस, ये भी सही होगा। तो रेलेवेंट ट्रांजिशन का मतलब होता है जब लोग बात करते हैं तो पहले एक व्यक्ति बात करे फिर दूसरा व्यक्ति बात करे, तो बिल्कुल सही से लोग अदला बदली कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी पे बात कर रहे हैं, तो इसी से कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये सी सही हो गया। अब बचा, अब आपको ये ऑप्शंस ही बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अब क्या बचा, बी और सी तो सही हो गया, अब आपको केवल ए और डी में चुनना है कि सही क्या होगा। बस अगर आप इतना दिमाग लगा लें तो आपका यह जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए, है ना। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो, और भी सवाल है आगे करते जाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। अब आप देखो, एक है ए और एक है डी। अब आप पढ़ो और अपना कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा सही लग रहा है ए और डी में।
तो डी कह रहा है फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में बात हो रही है वो सबको पता हो, उसका पता लग जाए। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, यहां पे क्या लिखा है, मैनी असाइड वाइल स्पीकिंग, कि बोलते समय जो है लोग जो है असाइड हो जाए, मतलब अपने आप को व्यक्त ना करें, है ना, मतलब अपना अपना एक साइड ले लें, पीछे हट जाए एक तरीके से। तो पीछे हट जाए बोलते हुए तो वो कैसे इंटरेस्टिंग करेगा कम्युनिकेशन को। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जब मैंने केवल ए और डी पे फोकस करा तो मेरा दिमाग चल जाएगा। कभी कभी सारे पॉइंट्स एक साथ लिखे होते हैं, हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग नहीं चलता। इस तरीके से अब आपका ध्यान फोकस्ड हो जाएगा। अब आप ए पे देख रहे हो, डी पे देख रहे हो, अब दिमाग चलेगा कि हाँ यार मेरे पास यही दोनों हैं क्लियर करने के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी ज्यादा रेलेवेंट है, और इस तरीके से आप सेकेंड ऑप्शन को टिक कर दोगे। आई होप आपको समझ में आया। अगर आप सोचो अभी एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करते, सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे होते और आप उनको पढ़ रहे होते कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही होता है, पढ़ते जाओ सवाल करते जाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते। और यही चीज जो हमने तोड़ तोड़ के करी, इससे बन जाती। आई होप आपको अच्छा लगा होगा अभी तक वीडियो, आगे और है, और चीजें सीखनी है। देखो भाई, पहली बात ये कि कोई भी जो ट्रिक होती है वो करते करते आती है, ये तरीका होता है इनको करने का, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये अच्छा होता चला जाएगा। अभी सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब करने आओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आगे के सवाल भी देख लो, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कैसे एग्जैक्टली इन तरीकों का यूज करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, कैसे हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, और 3 ऑप्शन आपके पास हैं, जो डेफिनेटली सही है, जो बिल्कुल गलत है ये आपको पता है, और एक जो आपको संदेहात्मक है, आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए रेलेवेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी। फिर से पढ़ेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, और राइट, क्रॉस और क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलेंगे। सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट। अगर क्लासरूम का कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो स्टूडेंट्स का कल्चर क्या है वो पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है कल्चर का वो पता होना। तो ये सही बात है मेरे लिए। भाई देखो, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली ट्रू होगा। आपका अपना तरीका हो सकता है, आप क्वेश्चन मार्क लगा के भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, वो फिक्स नहीं है, वो हर पर्सन टू पर्सन ये साइन जो है फिक्स नहीं है, चेंज होंगे, आपकी जैसी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो मैं चलो इस पर टिक लगा दे रहा हूं। फिर बी है क्लियरिटी इन स्पीच। स्पीच जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तो मुझे ये भी सही लग रहा है। फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स, टीचर और टीचर स्टूडेंट जो है वो फोकस से सुने, ध्यान लगा करके सुने, तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, मतलब थोड़ा आसान सवाल लग रहा है। इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल्स। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मान लो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कल्चरल लेबल का क्या मतलब होता है। डिसडेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स। अब सबसे पहले तो मुझे कलेक्टिव एफर्ट्स क्या होता है, शायद मिलजुल के काम करना, लेकिन डिसडेन क्या होता है शायद मुझे नहीं पता, मेरी इंग्लिश वगैरह मानो अच्छी नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसे में हिंदी पे आ जाओगे। सामूहिक प्रयास के प्रति तिरस्कार। तिरस्कार मतलब डिसडेन, है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो तिरस्कार करना ये भी मतलब गलत ही है ना। तो अब आपके सामने ये रूपरेखा आ गई, अब आपको देखना है कि सही आंसर क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि ए बी सी तो होंगे ही होंगे, और यहां से आपको देखो दिख रहा है कि ए बी सी पहले ऑप्शन में आ रहा है। दूसरी चीज है ई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ई वालों को आप चाहो तो काट दो, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, है ना। और डी होगा कि नहीं होगा, तो डी भी यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें जो है सिंपली यहाँ पे मिल गए। मतलब आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है अगर आप इसको करते हो तो आपका सवाल बहुत आराम से हो जाता है। तो खैर, अगर आपको नहीं पता है कल्चरल लेवल का क्या मतलब है, तो कल्चरल लेवल मतलब है कि अलग अलग कल्चर के व्यक्तियों को अलग अलग लेबल या नाम दे देना, जो कि एक गलत प्रैक्टिस होती है ना। जैसे आप सबने भी देखा होगा कि कभी कभी होता है कि जो लोग इंडिया में बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो मेन इलाकों में जब आते हैं तो उनको कोई टैग दे दिया जाता है कि अरे ये तो ये है, ये तो वो है। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व। तो अगर लर्नर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, है ना, ऐसे करके।
तो नो आइडिया, मान लो नो आइडिया है ना, पता नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, तो एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, जो आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हो उनको लिमिट किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, हिंदी में भी देख सकते हो। तो ये आपको पक्का पता चल गया कि यार ये तो गलत है, इससे इंप्रूव नहीं होगा कम्युनिकेशन, ये डेवलप नहीं होगा। लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, तर्क तार्किक वाद विवाद हो, लॉजिकल डिस्कशन हो, तो ये बात सही है। शेयरिंग ऑफ डाउट्स, अपने डाउट्स को एक दूसरे से शेयर करना, मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैंने बोला ना कि जो बिल्कुल डेफिनेटली आपको लग रहा है सही है उस पर आप टिक लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। तो ऐसे सही होगा, बट मान लो मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं सही होगा। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसको समझना। भाई कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा ना जब आप एक दूसरे की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान समझोगे, नहीं तो कैसे सही कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो ये तो होना ही चाहिए। तो अब इससे देखो मुझे क्या जानने को मिल रहा है कि इस आंसर में सी और ई तो होना ही चाहिए और डी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नेगेटिव वाले को ले लो तो ज्यादा आसान हो जाता है एलिमिनेट करने में। तो जैसे हमें लग रहा है कि यहां पे हम यहां पे बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है ना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आंसर में बी लिखा है तो हम उसे काट देंगे। देख रहे हो कितना आसान हो गया। जब आपको श्योर हो गया कि ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव को अगर आप पहले पिक कर लेते हो तो आपके कई आंसर्स तो ऐसे टेंशन तो एकदम हवा हो जाती। अब आपने देखा था, आपको लग रहा था कि भाई सी और ई तो बिल्कुल ही होना चाहिए। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी और ई दोनों आ रहे हैं, तो सी और ई जो है हमारे तीसरे ऑप्शन में आ रहे हैं। अब ऐसे ही आंखें बंद करके क्लिक करके नहीं निकल लेना है, यहां पे ध्यान से देखना है कि क्या सारे ऑप्शन सही हैं। जैसे सी, डी और ई, तो डी क्या है, शेयरिंग ऑफ डाउट्स, अपने डाउट्स को साझा करना। तो अब आइडिया लगा के अब समझ में आ जाएगी बात। शुरुआत में हो सकता है शेयरिंग ऑफ डाउट्स ये जो है कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप स्कोप कम करते जाओगे ना, एलिमिनेट करते जाओगे ऑप्शंस को, आपका दिमाग ज्यादा फोकस कर पाएगा, आप समझ पाओगे उस पॉइंट को कि वो लिखा क्या है और क्या क्या है। अब समझ में आ जाएगा तुरंत। अच्छा, मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक दूसरे से अगर हम खुल के बात कर रहे हैं तो डाउट्स भी शेयर करेंगे और उससे कम्युनिकेशन डेवलप होगा। तो सही लग रहा है बिल्कुल कि सी डी ई सही। आई होप समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा है कि कम्युनिकेशन के गोल्डन रूल्स क्या है, कम्युनिकेशन में क्या चीजें अच्छी हैं, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में। ओके, कम्युनिकेटर्स के बारे में, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो। पहला ऑप्शन, दे शुड बी अलूफ। अब अलूफ पता नहीं भाई क्या मतलब है ना। हिंदी में देखें, उन्हें अलग होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो कि अलूफ का क्या मतलब है। दे शुड टेक साइड्स, उन्हें पक्ष लेने वाला होना चाहिए, है ना, कि कोई वो पक्ष ले ले। अब पक्ष लेना अच्छी बात है गलत बात हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दो। दे मस्ट बी हर्ड, उन्हें कम्युनिकेटर, जब कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो अच्छे कब होंगे, जब उन्हें सुन रहा हो कोई। तो ये मुझे लग रहा है सही बात है कि अगर कम्युनिकेटर कोई है उसको सुन ही कोई नहीं रहा, है ना, या मान लो चलो उसको भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमें नहीं पता हार्ड और नॉट। दे मस्ट बी अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड तो वो होने ही होने चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए। दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, और उन्हें कम्युनिकेट जो कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना जरूरी है, ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पे अगर हम इनको ए बी सी डी और ई मान लेते हैं तो हमें यह लग रहा है कि डी और ई तो पक्का होना चाहिए, है ना जी। हाँ, यहां पे नेगेटिव वाला तो हमें शायद नहीं मिला, भाई आपको मिल सकता है, मेरा जो लगाने का तरीका है, मैं कह रहा हूं कि मुझे नेगेटिव वाला नहीं मिला। तो यहां डी और ई तो पक्का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जहां डी और ई आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये दूसरा ऑप्शन कट जाएगा और पहला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि डी और ई जो है वो केवल तीसरे और चौथे ऑप्शन में आ रहे हैं। अब डी और ई यहां पे भी आ रहे हैं, डी और ई यहां पे भी आ रहे हैं, ऊपर वाले में ए और नीचे वाले में सी। अब आपको डिसाइड करना है ए और सी के बीच में क्या सही होगा, उसी से आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि डी और ई तो दोनों में ही है ना, जो आपको पक्का पता चल रहा था कि यार ये तो सही होने चाहिए। अब आप फोकस को नैरो करो, अब आप केवल ए को देखो और सी को देखो, आपका आंसर आ जाएगा। ए लिखा है दे शुड बी अलूफ, सी लिखा है दे मस्ट बी हर्ड। अलूफ का मतलब होता है अलग होना, औरों से अलग होना, औरों की विचारधारा के विपरीत होना, और बिल्कुल ऐसा होना जैसे लोग जनरली नहीं होते।
है ना, जैसे लिखा है उन्हें अलग होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति अलग होगा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एम्पैथिकली कनेक्टेड नहीं होगा। और जबकि यहां देखो कि दे मस्ट बी हर्ड, उन्हें सुना जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसे सुना जाना जरूरी है। अब आप ध्यान दोगे तो आपको, भले आपको अलूफ का बहुत क्लियर मतलब ना मालूम हो, फिर भी जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान दोगे तो आप बोलोगे नहीं यार ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। तो आप क्या है, सी डी और ई को सही मार्क कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसको कट करते चले जाते हो, कट करते चले जाते हो, और एंड में जो आपके पास पॉइंट जाकर के बचते हैं उसमें आपका दिमाग ज्यादा चलता है और आप ज्यादा अच्छे से इसको कर पाते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई मैं आपको वैल्यूएबल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, भीड़ में से थोड़ा हट करके, क्योंकि आजकल तो यही है कि वीडियो बनाओ कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिवाइज होगा कि नहीं होगा, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब आएगी आंसर की, अगला फॉर्म कब आएगा। चलो ये सब वीडियोस जानकारी वाले होते हैं, आप लोग देखा करो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस तरीके से ये जो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मैंने बना दिए हैं अपने चैनल पर जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, जरूर से इनका फायदा उठाओ। और इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो भी बहुत वंडरफुली तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप सबके लिए बनाए हैं। मोस्ट सिस्टमैटिक तरीका है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं। ये जो ऐप है कुमार एजुकेशन एट ऐप, यहाँ पे आपको सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं सारे के सारे पेपर वन के, प्लस फुल कोर्सेज भी हैं यहाँ पे पेपर वन के, ताकि आप जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा पीडीएफ और ये वो एकदम जो गट्ठर बन जाता है वो ना पढ़ के बिल्कुल टू द पॉइंट और सही चीजों को पढ़ो। और हर लेक्चर के साथ इन कोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच्ड मिलते हैं, ताकि बिल्कुल आपका दिमाग सही जगह लगा रहे और जो आप पढ़ रहे हो उसको आप खुद भी चेक करो कि हाँ भाई इससे जुड़े किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है सेट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ज्यादा, नेक्स्ट स्टेप कम, बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो कि जरूरी है आप सबको नेट जीआरएफ क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, तो फ्री डेमो भी अवेलेबल है, ये फोन नंबर है, यहाँ पे आप जरूर से कांटेक्ट करें। और जो KB10 कोड है अगर उसको आप लगाते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो जरूर से यहाँ चेक करें। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे आप फ्री डेमो लेते हैं, टेस्ट को कैसे आप लगा के देखते हैं इस इंटरफेस पे, लेक्चर्स आप कैसे वीडियोस देखते हैं, तो सारे के सारे डेमोज जो हैं 15-20 लेक्चर फ्री हैं और 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो भी फ्री हैं, उनको जरूर से लगाएं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।